We just started लेंस, लेंस स्टार्ट किया ही था। बाहेर का चालले। और लेंस का फोकल लेंथ के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि किसी भी डायरेक्शन से रेस को इंसिडेंट होता हुआ हम माने, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ सेम ही रहती। लेंस मेकर्स फॉर्मूला ड्राइव किया था, राइट? दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, नॉट लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आज पढ़ेंगे। देखिए, दोनों अलग अलग है। देखो, जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था? 1/f is equal to refractive index of lens upon refractive index of surroundings minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। ये r1 r2 को हमें विद साइन सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है? इसको हमें क्या करना है बच्चों? विद साइन इसको सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, जैसे किस तरह का क्वेश्चन इसमें बनते हैं, हमसे कहा जाए कि एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस having refractive index 3/2 has a focal length of
20 centimeters. If the lens is cut into two equal halves along a line perpendicular to its principal axis, and one half is immersed in water, then find the focal lengths of both the halves. है ना? एक काट के एक को पानी में ले गए और दूसरे को हवा में ही रहने दिया सपोज, तो दोनों हाफ की फोकल लेंथ क्या क्या हो जाएंगी ये हमें पता लगाना है। और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है कि रेडियस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों सरफेसेस का रेडियस बराबर। और देखो इसको कैसे कट किया है हमने, ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने इसको कट किया इस तरह से। ऐसे कट ये आ रहा। तो देखो ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, तो पहले तो ओरिजिनल लेंस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। इस तरफ से रेज इंसिडेंट है ऐसा मान लो, तो क्या हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 3/2/1। अच्छा ये बोल रहे हैं कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो हम मान लेंगे कि वो कहाँ पे है, एयर में ही है, और कुछ ना दिया जाए तो मीडियम को एयर ही मानना। -1 इंटू 1/r माइनस ऑफ -r, ऐसा लिख सकते। देखो क्योंकि रेज इंसिडेंट रे राइट में जा रही है, तो राइट साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड नेगेटिव। अब ये फर्स्ट सरफेस इसको कहेंगे क्योंकि इस पे रिफ्रैक्शन पहले होगा और इसका सेंटर राइट में है, तो इसलिए पहली रेडियस को पॉजिटिव लेंगे। और ये वाली सेकंड सरफेस हो जाएगी क्योंकि इससे रिफ्रैक्शन बाद में होगा, इसका सेंटर लेफ्ट में, राइट, तो इसके आर को नेगेटिव कहेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/20 इज 3/2 - 1, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/r प्लस 1/r, तो कितना आ जाएगा 2/, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखा जाए तो r की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से 20 सेंटीमीटर रेडियस।
अब हमने क्या किया, इसको आधा काट दिया। तो पहले उस हाफ की बात कर लेते हैं जो कि एयर में रहा, ठीक है। तो उसकी फोकल लेंथ को बोल देते हैं F1, एयर एयर। तो 1/F1 को क्या लिख देंगे बच्चों, 3/2/1 -1 इंटू रेज इधर से इंसिडेंट हो रही है, मान लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं तो मानना है, इधर मान लेते हैं। राइट साइड पॉजिटिव, तो पहले वाले का रेडियस पॉजिटिव आएगा 1/r माइनस, प्लेन सरफेस की रेडियस तो इनफाइनाइट होती है, तो -1/, तो 1/F1 कितना आ जाएगा बेटे, 3/2 -1 दैट इज 1/2, और r की वैल्यू को 20 रख दें तो 1/40, तो F1 तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हमने डाल दिया किधर, पानी में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 3/2 है और आसपास 4/3 ऐसे रेस है। तो 1/F2 को क्या लिखेंगे भाई, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3 -1 इंटू 1/R1 -1/R2। R2 ये वाली सरफेस का रेडियस हो जाएगा, वो नेगेटिव साइड में है, तो उसको क्या लिखेंगे, -20, राइट। 3/2/4/3 मतलब कितना हो जाएगा, 9/8 -1, तो दैट इज 1/8 इंटू वॉट, 1/20। तो यहाँ से पता चलेगा F2 160 सेंटीमीटर के बराबर है। नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस सेम नहीं होता दोनों सरफेस का, हाँ बिल्कुल नहीं होता। एम आई नॉट ऑडिबल, कुछ लोगों को मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या, आवाज आ रही है ना मेरी, ओके ओके ओके, ओके गुड गुड। ये इसको देख लो बेटे, हमने क्या किया है ना, पहले हमने क्या किया, जो ओरिजिनल, नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो, एक बच्चे ने डाउट पूछा है, वो बोल रहे हैं सर पहले वाले पार्ट को पानी में रखते हैं और दूसरा वाला एयर में, आई अज्यूमिंग के पहले वाले का मतलब यू मीन दिस वन राइट, इस वाले को पानी में रखते हैं और इस वाले को एयर में रखते थे, यही पूछना चाह रहे हो ना तुम। हाँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, उससे कुछ नहीं फर्क, देखो लेंस जो है वो उल्टा सीधा एक समान होता है, ठीक है। मतलब whether you incident rays from left side or right side, its focal length will always come out to be same, न्यूमेरिकल वैल्यू उसका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन जो है वो सेम रहेगा बेटा। हाँ देखो, कुछ लोग कंफ्यूजन है लोगों को, देखो समझो इसको, अगला पेज पे मैं चलता हूँ है ना, और इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। देखो जैसे कि यही वाला लेंस हम लेते हैं, ये वाला लेंस हम लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं ऐसा फ्लिप कर देता हूँ, आई फ्लिप इट, मतलब कर्व साइड को लेफ्ट में ले आता हूँ, प्लेन साइड को राइट में ले आता हूँ, पानी में जिसको हमने डुबाया था, तो देखो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ठीक, कंपेयर दीज टू, हमने फ्लिप कर दिया है इसको, ऐसा फ्लिप कर दिया है ना। अब फिर से मान लिया कि रेज इधर से इंसिडेंट हो रही, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू
3/2/4/3 -1 into 1/r, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, राइट साइड इज पॉजिटिव क्योंकि रेज राइट में ही जा रही है, लेफ्ट साइड इज -1/∞। अच्छा, इन्फिनिटी को तो आप प्लस इन्फिनिटी लो या माइनस इन्फिनिटी लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ जाएगा 9/8 -1 into 1/r, what is r was 20, तो 1/160, तो f की वैल्यू क्या आती है 160। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि ऐसा फ्लिप वगैरह करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आती है वही आती है, ठीक है। रेडियस को पॉजिटिव या नेगेटिव मानना, दैट इज जस्ट अ कन्वेंशन, राइट। वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव में अलग हो सकता है, लेकिन क्या होगा, फाइनल फोकल लेंथ का आंसर सेम होगा। देखो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दोस क्वेश्चंस, एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर अगर मैं लेंस, ऐसा लेंस है, इसको मैं हॉरिजॉन्टली कट करूं, बाय हॉरिजॉन्टली व्हाट वी मीन इज आई कट इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से कट कर दिया है। तो देखो उस केस में क्या होगा, उस केस में फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो इस पूरे की फोकल लेंथ f थी, तो ये जो दो पार्ट्स बनेंगे दोनों की फोकल लेंथ f और f ही रहेगी। क्यों? क्योंकि रेडियस तो साइज पे डिपेंड नहीं करती ना, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैज रिमेन्ड द सेम, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट करने से फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़े। देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला वही है, 1/f इज, we will talk about the other foci, we will also talk about the other foci इन लोअर क्लासेस। आपको सही पढ़ा था, दो फोकस होते हैं, अभी हमने एक फोकस की बात करी है, दूसरे के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमने एक फोकस के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन नहीं किया, उसका पार्ट कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है। कैसे फोकल लेंथ निकाल रहे हैं अपन, लेट अस कंप्लीट दैट। अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई सबको कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट करेंगे तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। Someone was asking this. देखो अब जैसे कुछ और मैं लेंस ले रहा हूँ, है ना, लेट मी कंसिडर अ कंप्लीट कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसका साइन कन्वेंशन को समझ लो कैसे होता है। इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेफ्ट वाले का, राइट वाले का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर है। फोकल लेंथ हमको पता करना, कैसे पता करेंगे? तो देखो तरीका क्या होगा, हम मान लेंगे कि रेज इस पे इंसिडेंट हो रही हैं, किसी भी एक साइड से रेज इंसिडेंट होता हुआ आप मान लो, जो भी अच्छा लगे, मेरे को इधर से आता हुआ रेज अच्छा लगता है, मैं इधर से, ठीक है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन किसे बोलते हैं बच्चों? डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉजिटिव, तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली साइड नेगेटिव, राइट। अब ये हमारी इस पर रेस पहले इंसिडेंट हुई है तो इसको फर्स्ट सरफेस बोल देंगे, और जिससे रिफ्रैक्शन बाद में होगा वो सेकंड सरफेस हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब पहली सरफेस का सेंटर लेफ्ट में लाई करेगा और दूसरी सरफेस का सेंटर राइट में लाई करेगा। यहाँ पर लेफ्ट नेगेटिव है
तो R1 को नेगेटिव रखेंगे और R2 को पॉजिटिव रखेंगे यहाँ, है ना। देखो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स -1 इंटू 1/R1 -1/R2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 3/2 डिवाइडेड बाई 1 -1 इंटू व्हाट इज R1। R1 मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस मतलब जिस पर पहले रिफ्रैक्शन होगा। तो एज पर अवर अजम्पशन ऑफ इंसिडेंट रेज, ये वाली सरफेस फर्स्ट है और इसका सेंटर लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है जो कि नेगेटिव साइड है। तो उसके कोऑर्डिनेट को नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो कितना नेगेटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू 30 है बट नेगेटिव, तो कितना -30 माइनस सेकंड सरफेस जिसमें बाद में रिफ्रैक्शन होगा, तो वो ये वाली सरफेस, ठीक है। इसका सेंटर राइट में है, राइट मतलब पॉजिटिव साइड पे है, तो उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करूंगा। कितना पॉजिटिव, +20। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे, 3/2 -1, दिस विल बिकम 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से हम 60 एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2 -3। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, -24 सेंटीमीटर एफ की वैल्यू, ठीक है। अब इसी इसी पर्टिकुलर लेंस में अगर कोई रेज को इस तरह से आता हुआ मान लेता, यूं मान लेता कि साहब मैं तो ये ऐसे नहीं मान रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं कि रेज जो है वो ऐसे आ रही है, राइट से आकर के लेफ्ट में जा रही है ना। तो देखो क्या होता, उससे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसिडेंट रे अगर मैं ऐसा कन्वेंशन मान रहा हूं कि लेफ्ट से आकर के राइट में जा रही है, तो राइट साइड पॉजिटिव हो जाती और लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाती, राइट। अच्छा, अब फर्स्ट और सेकंड सरफेस भी बदल जाती। अब मैं क्या बोलता, ये राइट वाली सरफेस को बोलता फर्स्ट और लेफ्ट वाली को बोलता सेकंड। तो 1/f क्या लिखते हैं बेटे, 3/2 -1 इंटू 1/R1। पहली सरफेस का सेंटर नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो -20 माइनस 1/R2। R2 मतलब दूसरी सरफेस का सेंटर पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, और कितना पॉजिटिव, +30। तो ये फिर से कितना आ जाता, 3/2 -1, 1/2, और फिर से यहाँ पे एलसीएम आ जाता 60, -3 -2 बचता। तो एफ की वैल्यू -24 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटे। नहीं नहीं, दो अलग अलग फोकस नहीं मिल रहे हैं। देखो देखो देखो, समझो इस बात को। इसको ऐसे मत सोचो कि दो अलग अलग फोकस मिल रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट में मिल रहा है, यहाँ पर राइट में मिल रहा है ना। इट इज नॉट लाइक दिस, सी, इट इज अबाउट the nature of the lens, whether the lens is converging or diverging. Look at this. Uh, ये लेंस है अपने पास। जब मैंने रेस को लेफ्ट साइड से इंसिडेंट किया तो क्या हुआ, फोकल लेंथ आई -24। उस समय पर राइट साइड पॉजिटिव। इसका मतलब ये लेंस क्या कर रहा है, रेस को डाइवर्ज कर रहा है, और ऐसे डाइवर्ज कर रहा है कि एक्सटेंड करने पर वो रेस 24 सेंटीमीटर पीछे इंटरसेक्ट कर, ये डिस्टेंस जो आती है वो 24 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये क्या था, इधर 30 सेंटीमीटर था, इधर, राइट। मतलब लेंस के बारे में हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, लेंस क्या करता है, पैरेलल आने वाली रेस को डाइवर्ज कर देता है, और उन डाइवर्जेंट बीम को मैं जब एक्सटेंड करता हूं तो लेंस के पीछे 24 सेंटीमीटर पे इंटरसेक्ट करती, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, दूसरी साइड से रेस को भेजा, ऐसे भेजा, फिर से इसका फोकल लेंथ कितना आया, फिर से फोकल लेंथ आया -24। अभी रेज लेफ्ट में जा रही हैं तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर से ये रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ज ही कर रहा है, फिर से ये रेस को डाइवर्ज ही कर रहा है, और उनको एक्सटेंड करने पर 24 सेंटीमीटर पीछे ही रेज इंटरसेक्ट कर, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं समझना है कि सर एक बार फोकस लेफ्ट में आया, एक बार राइट में आया, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं समझने हैं, देखो, जो व्हाट मैटर्स इज वेदर द लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, वो पैरेलली इंसिडेंट रेस के साथ क्या करता है, तो क्या करता है, रेस को किसी भी साइड से इंसिडेंट करो, वो डाइवर्ज ही करने वाला, एक तरफ से इंसिडेंट करने पर अगर डाइवर्ज करता है तो दूसरी तरफ से इंसिडेंट करने पर भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। देखो, जब तुम लेंस को पकड़ोगे तो क्या है, आ, तुम्हें नहीं पता है ना कि कौन सा 30 सेंटीमीटर का रेडियस है, कौन सा 20 सेंटीमीटर का है। तुम्हें लेंस का नेचर पता करने के लिए क्या होगा, तुम लाइट को उसके से पास करवाओगे, एंड व्हाट यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व प्रैक्टिकली, कि ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है, पैरेलल लाइट। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट it will diverge the light. If it is diverging from one side, it is also diverged from the other side. ठीक है, या इसको तुम ऐसे समझो कि जैसे मान लो तुमने क्या किया, लेंस को फ्लिप कर दिया, यू फ्लिप दिस लेंस, जैसे ये लेंस था, इसको उल्टा कर दिया, मतलब इधर 20 सेंटीमीटर वाला ले आया, इधर 30 सेंटीमीटर वाला ले, और अभी रेस को ऐसे भेज रहा हूं, ठीक है। ये 3/2, क्या होगा, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जा रही है उसको पॉजिटिव लेते हैं। 1/f को क्या लिखूंगा, 3/2/1 -1 इंटू 1/r1। अब ये सरफेस फर्स्ट हो जाएगी और इधर वाली सेकंड। फर्स्ट का सेंटर लेफ्ट में लाई कर रहा है, यानी नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो -20 -1/+30, तो ये हो जाएगा 1/2, 60 -3 -2, तो f की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, -24 राइट। इट इज स्टिल डाइवर्जिंग दीज रेज, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेगेटिव साइड पे आ रहा है ना, नेगेटिव साइड का मतलब रेज को डाइवर्ज कर रहा है, और वो 24 सेंटीमीटर लेंस से पीछे, ठीक है। सो क्या अब ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया है कि लेंस जो है वो आगे पीछे दोनों तरफ से एक जैसा ही, राइट। whichever surface you incident light on, it will show the same behavior, right। आप लाइट को राइट साइड से इंसिडेंट करो, लेफ्ट साइड से इंसिडेंट करो, अगर वो डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग ही रहेगा, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग ही रहेगा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है फोकल लेंथ की वो सेम आएगी।
अच्छा, अब अपन दूसरे मुद्दे पे आते हैं इसकी फोकल लेंथ को समझने के, कि फोकल लेंथ पॉजिटिव कब आएगी और नेगेटिव कब आएगी, है ना। क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है, और या इस केस में अपन समझने की कोशिश करें तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव आई थी और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई ऐसा ट्रेंड है जो कि अपन अ, समझ सकते हैं उसको? देखो, अगले पेज पे चल रहे हैं। देखो, लेंस की फोकल लेंथ जब हम लिखते हैं तो उसमें आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स -1 इंटू 1/r1 -1/r2। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव हुई, इफ एफ इज पॉजिटिव, इसका मतलब कैसा लेंस होगा? कन्वर्जिंग लेंस होगा, राइट। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हुई तो इसका मतलब लेंस कैसा होगा? इट विल बी अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आने वाली है नेगेटिव आने वाली है, देखो क्या है, मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि ये दो ब्रैकेट्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ये दो ब्रैकेट्स ये आपस में हमेशा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनके मल्टीप्लाई होने के बाद साइन कैसा आता है, वो फोकल लेंथ का साइन होगा, ठीक है। अब इसमें से ये वाला जो फैक्टर है ये किस पे डिपेंड करता है? NL/NS-1 जो है ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ लेंस एंड ऑन सराउंड। और 1/r1 -1/r2 वाला जो फैक्टर होता है ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द लेंस। ज्योमेट्री मतलब कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव है, कॉनकेव कॉनकेव है, क्या है उस पर ये डिपेंड करे। तो देखो, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये 1/r1 -1/r2 वाला जो ब्रैकेट है ना, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैसे? देखो, जैसे ये लेंस, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, रेज इधर से आई, लेफ्ट से आई और किधर जा रही है? राइट में जा रही है, तो राइट साइड को पॉजिटिव कहेंगे और लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाए, ठीक है। ये सरफेस फर्स्ट हो जाएगी क्योंकि इस पे पहले इंसिडेंट हुई, ये वाली सेकंड हो जाएगी। अब फर्स्ट वाली का सेंटर पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है और सेकंड वाली का सेंटर नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है। तो जब आप लिखोगे, अभी सिर्फ 1/r1 -1/r2 वाली टर्म को लिख रहा हूं मैं, वो कितना आता है? तो वो आएगा 1/r1, r1 मतलब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखना है जो कि मैग्नीट्यूड बी से और पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो +20 -1/r2, r2 मतलब इस वाले को लिखेंगे, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो 30 है लेकिन नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? माइनस, तो कितना हो जाएगा? 1/20 +1/,
जैसा कि आप देख देख सकते हो, ये 20 और 30 जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ये 20 और 30 की जगह कोई और डेटा भी अगर होता, तब भी क्या मैं बोल सकता हूँ कि फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस ये 1/r1 माइनस 1/r2 हमेशा पॉजिटिव ही आता। क्या इस बात से एग्री करते सब? 20 और 30 की जगह ये 20 और 20 हो जाता, 20 और 40 हो जाता, 30 और 40 हो जाता, कुछ भी इनका नंबर हो जाता, या 60 या 20 हो जाता। डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। नो, इट डज नॉट। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता बेटे। देखो क्या है, तुम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को चेंज कर दो, इधर से मान लो ऐसा हो रहा है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब क्या होगा, लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव। लेकिन फर्स्ट सरफेस बदल चुकी है, सेकंड सरफेस अब कुछ और। तो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू लिखे। पहली सरफेस का सेंटर पॉजिटिव साइड पे है, दूसरी सरफेस का सेंटर नेगेटिव साइड पे है। तो 1/r1 लिखोगे तो R1 पॉजिटिव पॉजिटिव यानी +30, माइनस 1/r2, R2 ये रहा नेगेटिव साइड पे है तो -20। तो ये फिर से क्या आया, 1/30 प्लस 1/20 आया। क्या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज पे फर्क पड़ा 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू पे? वो पहले भी पॉजिटिव आ रहा था, अभी भी पॉजिटिव आ रहा। तो ये वाला जो बात मैंने लिखा है, ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/r1 माइनस 1/r2 वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहे। क्या कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन ये दूसरा वाला ब्रैकेट का साइन भी बाकी है ना। अगर ये भी पॉजिटिव हुआ, तब तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस विल बिकम कन्वर्जिंग। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया, तो कॉन्वेक्स लेंस कैन आल्सो बिकम डाइवर्जिंग, राइट। तो देखो क्या होगा बेटे, जैसे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 रख दिया। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रख दिया, 2। इसकी फोकल लेंथ पता लगानी है। तो 1/f को क्या लिखेंगे, n ऑफ लेंस अपॉन n ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये 1/r1 माइनस 1/r2 लिखने के लिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस को कुछ मानना पड़ता है, कुछ भी मान लो, लेफ्ट से राइट जा रही है ऐसा। इसका मतलब राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ये फर्स्ट सरफेस हो जाएगी, ये सेकंड सरफेस। फर्स्ट का सेंटर राइट में पॉजिटिव साइड में, सेकंड का सेंटर लेफ्ट में नेगेटिव साइड। तो क्या हो जाएगा बेटे, 3/2 डिवाइडेड बाई 2 -1 इंटू 1/+20 -1 बाई -40। तो 1/f कितना आ रहा है, 3/4 -1
into 1 by 20 plus 1 by 40. 3 by 4 minus 1 will become negative. ये minus 1 by 4 हो गया और यहाँ से 40 एलसीएम आया 2 plus 1. तो f की क्या वैल्यू आ गई बेटे? -160/3 सेंटीमीटर. इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, मतलब कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह से काम करने लग गया. नॉट बिकॉज ऑफ दिस टर्म, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव ही रही, लेकिन ये वाली टर्म क्या हो गई अब की बार? नेगेटिव हो गई. इस वजह से फोकल लेंथ क्या आ गई? नेगेटिव आ गई. ठीक है. अब ये वाली टर्म नेगेटिव कब होगी? NL/NS -1 लिखा होगा. ये पॉजिटिव कब होगा? जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बड़ा हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग. और ये नेगेटिव कब होगा? जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस छोटा हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग से, जैसा इस केस में था. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग का 2. ठीक है. तो उस केस में ये वाली चीज नेगेटिव आ जाएगी. तो कुछ लोग को प्रीवियस पेज देखना है वो देख लो. अच्छा, ये वाली चीज समझ में आई सबको कि कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग एक्शन शो कर सकता है. ठीक है. convex lens can also show diverging action if it is placed in a denser medium. Convex lens will show diverging action if it is placed in a denser medium.
ठीक है। तो जो लेंस की जो ज्योमेट्री होती है ना, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, वो 1/r1 माइनस 1/r2 का साइन उससे डिसाइड होता है। ठीक है। बट 1/r1 माइनस 1/r2 अलोन कैन नॉट डिसाइड whether the lens's focal length is going to be positive or negative। साथ में हमें ये वाला फैक्टर भी देखना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स का रेशियो। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग्स से ज्यादा है तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। कैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी लेस देन 1? नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 नहीं हो सकता। ठीक है, एटलीस्ट अभी के लिए तो आप मानो के नहीं हो सकता है ना। तो अभी के लिए का क्या मतलब है, अभी के लिए का ये मतलब है कि फॉर द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, अब ठीक है, बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे कि ये जब अपन मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे क्लास 12th के लास्ट में, कुछ ऐसी बातें अपन पढ़ेंगे जिसमें कि देखेंगे कि क्या कभी हो जाता है क्या, है ना। लेकिन फॉर नाउ अपन को ऐसा मानो, हालांकि देर आर सम यूनिवर्सिटीज जिन्होंने क्या है, नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल्स की भी खोज करी है। ठीक है, हाँ तो सी, अब अगला सवाल आ गया बचेगा, लाइट दूसरे मीडियम में वैक्यूम से भी फास्टर ट्रैवल कर सकती है क्या? सी, नहीं ट्रैवल कर सकती। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में ही होती है। बट देन जो हमने जो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि लाइट की स्पीड इन वैक्यूम अपॉन लाइट की स्पीड इन सम अदर मीडियम, है ना, वो एक थोड़ी सी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है ना। हायर फिजिक्स में जब इस और किसी डिफिकल्ट फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, दिस डेफिनेशन डज नॉट सफाइस, कुछ और भी हमें इसमें क्लॉज ऐड करने पड़ते हैं। तो लेकिन इसीलिए बोल रहा हूँ अभी के लिए हम इतना मान सकते, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करेक्ट। अभी अपन देखो मुद्दे से भटक रहे हैं, सी, अब लेट अस नॉट डेविएट फ्रॉम आवर मेन टॉपिक, है ना। ये बातें मैं समझाऊंगा तुमको, लेकिन अभी अभी के लिए मैं जो एक एक पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर अभी दे दूंगा। अभी लेट मी जस्ट देखो, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या बात कर रहा हूँ कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस 1/r1 minus 1/r2 is always going to be greater than 0, and similarly for concave lens 1/r1 minus 1/r2 is going to be less than ठीक है बेटे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो 1/r1 माइनस 1/r2 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, कॉन्केव लेंस के लिए ये लेस देन 0 होगा। अच्छा, if refractive index of lens is greater than refractive index of surroundings, that is lens is placed in rarer medium, तो उस केस में क्या होगा, NL upon NS greater than 1, यानी NL by NS minus 1 will become greater than 0. And if refractive index of lens is less than refractive index of surrounding, that is lens is placed in denser medium, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सराउंडिंग से कम हुआ, तो उस केस में क्या होगा,
NL upon NS minus 1, this will become less than, right? और ये जो दो टर्म है इनके मल्टीप्लिकेशन से डिसाइड होता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या बात बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस है कैसा, कॉन्वेक्स, और कैसे मीडियम में रखा हुआ है, रेयरर मीडियम में रखा हुआ, तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आई। और यही कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम डेंसर मीडियम में रखते हैं, देखो रेयरर मीडियम का मतलब क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है। तो कॉन्वेक्स लेंस की ही फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी। उसी तरह से कॉनकेव की बात अगर हम करें, तो अगर हमने उसको रेयरर मीडियम में रखा है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, और अगर उसको डेंसर में मीडियम में रख दिया तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कन्वर्जिंग एक्शन, नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब डाइवर्जिंग एक्शन, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। ये बात समझ में आती है। कॉन्वेक्स लेंस अपने से रेयरर मीडियम में हमेशा कन्वर्जिंग एक्शन शो करेगा, लेकिन अपने से डेंसर मीडियम में कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग एक्शन शो करेगा। उसी तरह से कॉनकेव लेंस अपने से रेयरर मीडियम में डाइवर्जिंग एक्शन शो करेगा और अपने से डेंसर मीडियम में कन्वर्जिंग एक्शन शो करेगा। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया भाई? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है। उसी तरह से कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है और डाइवर्जिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये उनके सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, उनकी सिर्फ ज्योमेट्री पे ही डिपेंड नहीं करेगा। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एक्शन सराउंडिंग की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा। ओके, अब ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी अलग अलग होती हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स, ये दोनों तो अलग अलग होती ही हैं। जब हम बोलते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और ऑप्टिकल डेंसिटी तो बेसिकली बताता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी तो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना ही लाइट उस मीडियम में स्लो चलेगी, या यूं कहें कि उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा।
ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, लेंस फॉर्मूला। प्रीवियस पेज देखना चाहते हैं भाई कुछ बच्चे? ये रहा। हो गया बेटा ये वाला? ओके, देखिए लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं अपन। ये क्या होता है भाई? देखो लेंस फॉर्मूला मतलब वी वांट टू डिराइव अ फॉर्मूला जिसमें कि क्या है, एक लेंस के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को जब देखें तो वो ऑब्जेक्ट हमें किस जगह पर दिखाई पड़ेगा, ये हम पता लगाना चाहते हैं। और ये पता लगेगा किससे? लेंस फॉर्म। मान लो यहाँ कहीं ये ऑप्टिकल एक्सिस है, यहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और दूसरी तरफ कोई ऑब्जर्वर। ठीक है, हमें ये पता लगाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को कहाँ पे दिखाई देगा। सराउंडिंग्स में मान लेते हैं कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NS है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL। तो अब देखो क्या होगा बेटे, ऑब्जेक्ट से रेज चल के इस लेंस पे इंसिडेंट होंगी, पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, वो सरफेस उसकी इमेज बनाएगी, वो जो पहली सरफेस इमेज बनाएगी वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर दूसरी सरफेस से दोबारा रिफ्रैक्शन होगा और फिर दूसरी सरफेस जो इमेज बनाएगी वो फाइनली ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। तो फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, क्या लिखेंगे? N2/V माइनस N1/U
इज n2 माइनस n1 बाई r, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो n2 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, v को v1 रख देते हैं, पहली सरफेस ने जहां इमेज बनाई उसका कोऑर्डिनेट v1 मान दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है पॉजिटिव साइड पे बना रहा है नेगेटिव साइड पे बना रहा है, माइनस ns बाई u, u को u ही रखने देते हैं, बाद में पुट कर देंगे, इक्वल टू n2 माइनस n1, तो nl माइनस ns डिवाइडेड बाई r1। ये r1 को भी विद साइन ही पुट करना है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है क्या है। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या होगा, v1 मतलब जो पहली सरफेस ने इमेज बनाई, यही v1 को मैं एज इट इज दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से काम ले, तो फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस, क्या हो जाएगा, n2 बाई v, फाइनल इमेज v पर बन रहा है, माइनस n1 बाई u, u जो होगा वो यही वाला v1 यूज कर लेंगे, है ना। देखो ध्यान दो, अगेन हम क्या मान के चल रहे हैं, थिन लेंस है ऐसा मान के चल रहा है, इक्वल टू n2 माइनस n1, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। अब रेस कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों, लेंस से सराउंडिंग में जा रही है, तो सराउंडिंग n2 हो जाएगा, तो n2 बाई v माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r, इसकी रेडियस को r2 लिख देते हैं। कॉन्वेक्स होगा तो नेगेटिव हो जाएगी, कॉनकेव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, वो बाद में हम निर्णय उसका ले लेंगे जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी। ये दो इक्वेशंस हैं, हमें v पता करना है, फाइनल इमेज जहां पे बन रही है, v1 को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड कर दो आप, ऐड दीज टू इक्वेशंस, तो nl बाई v1 से ये माइनस nl बाई वन कैंसिल हो जाएगा, LHS में क्या बचेगा बच्चों, ns बाई v माइनस ns बाई u इज इक्वल टू nl माइनस ns बाई r1 माइनस ns माइनस nl बाई r2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और मैं एन एल माइनस एन एस कॉमन ले लेता हूँ, तो बच जाएगा 1 बाई r1, यहाँ पे प्लस आएगा, बाद में होगा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग को RHS में ले जाओ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू एन एल अपॉन एन एस माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई। अब ये जो RHS में लिखा हुआ है ये तो 1 बाई एफ ही लिखा हुआ है ना, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये किसके बराबर आया, 1 बाई एफ के बराबर। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू कितना, 1 बाई, ये जो फॉर्मूला है इसमें v क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, u क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और सबको विद प्रॉपर साइन सब्स्टिट्यूट करना है, f को भी साइन के साथ ही सब्स्टिट्यूट करना। ये जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। किसी भी ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए इमेज कहाँ पे बनेगी वो इस फॉर्मूला से हमें पता चल जाए, u will be minus in this case it will be minus, right, बट जैसा कि अपन ने देखा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हो जाता तो फिर u पॉजिटिव हो जाता है ना, तो बात क्या है, द साइन कैन बी डिसाइडेड लेटर ऑन, फॉर रियल ऑब्जेक्ट u विल बी माइनस, ये बात बिल्कुल सही, अगर रियल ऑब्जेक्ट हुआ तो u माइनस हो जाएगा, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो u पॉजिटिव हो जाएगा, जब जैसी सिचुएशन आएगी वो हम बाद में पुट करके पता लगा
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग को 1 रख सकते हैं, अगर एयर हुआ तो 1 ही रखेंगे। ये नोट किया सबने, अगले पेज पे चले भाई। ओके, अब देखो ये तो बात हुई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। यस, ऑल द assumptions टेकन इन लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होंगे। क्या दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, लेंस थिन होना चाहिए, नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेज होना चाहिए, वो सारे assumptions यहाँ भी यूज होंगे। देखिए, ये तो बात हुई पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुआ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब बेसिकली हम पता करना चाह रहे हैं क्या कि मैग्निफिकेशन फॉर लेंस, एंड दैट टू हम बात करेंगे किसकी? पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन ये कब यूज होता है? फॉर ऑब्जेक्ट्स प्लेस perpendicular to optical axis, or objects placed perpendicular to optical axis, है ना। जैसे देखो, ये लेंस है हमारा, और ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब देखो होगा क्या कि ये जो पॉइंट ए है, इससे एक रे जो निकल रही होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ए की जब इमेज बनेगी, अच्छा ये जो रे है ये नॉर्मली इंसिडेंट रे भी होगी, तो ये एज इट इज पास हो जाएगी। दिस विल पास स्ट्रेट थ्रू द लेंस विदाउट एनी डेविएशन। तो इमेज ऑफ ए विल फॉर्म्ड ऑन दिस लाइन बिकॉज दिस इज रिफ्रैक्टेड रे ऑफ ए, तो इमेज ऑफ ए विल बी फॉर्म्ड ऑन दिस लाइन। which line? Basically the optical axis, object optical axis पे, तो इमेज ऑप्टिकल एक्सिस पे बनेगी, सही, ठीक है। देन वी हैव
दिस पॉइंट बी, इसकी इमेज कहां पर बनेगी? तो ध्यान दो, अगर वैसे तो मेरे को बी से निकलने वाली दो रेज कंसिडर करनी पड़ेगी फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ बी, लेकिन मैं एग्जैक्ट इमेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि कहां पे बनेगी, लेकिन मैं ये बात जरूर बोल सकता हूं कि जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जो रे जा रही होगी वो इस लेंस से बिना डेविएशन के पास हो जाएगी। रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर will pass through this lens without any deviation. ठीक है, और ऑफ कोर्स ये पीछे की तरफ तो हमने क्या है, इसको एक्सटेंड करके ये ऑब्टेन किया है। राइट, एक्चुअल में तो ये रे बी से चालू हुई थी और यहाँ से ऐसा सीधा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है हमें। एनी रे ऑफ कोर्स कैसी हम कंसिडर कर रहे हैं, नियर नॉर्मल इंसिडेंट, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल एक्सेस। passes through it without any deviation. Passes through it without any deviation. वो रे बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती। देखो, तो ये जो लाइन है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू बी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इमेज ऑफ बी will lie on this line only? बी की जो इमेज बनेगी वो इसी लाइन पे लाई करेगी, राइट? अब वो एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करेगी ये हमें पता नहीं। लेंस के आगे लाई करेगी यानी कि रियल इमेज बनेगी, या लेंस के पीछे लाई करेगी यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी, ये एग्जैक्टली हमको पता नहीं है। हाँ, इतना जरूर मैं बोल सकता हूँ कि अगर रियल इमेज बनती है तो वो डेफिनेटली इन्वर्टेड बनेगी। अगर रियल बनती है तो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। और अगर वर्चुअल इमेज बनती है, लेंस के पीछे बनती है, तो फिर इरेक्ट बन जाएगी। वास्तव में क्या होगा ये तो अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अभी इतनी बात बोल सकते हैं इन रे डायग्राम से कि अगर रियल रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी तो वो इन्वर्टेड बनेगी, और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी तो इरेक्ट बन जाएगी। ठीक है, अब देखो, हम मान लेते हैं कि किसी एक जगह पर इमेज बन रही है ना, हम मान लेते हैं कि इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही है, ए की इमेज ए डैश, बी की इमेज, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर बन रही है ऐसा निश्चित नहीं है, ऐसा हमने मान लिया। हो सकता है थोड़ा और पास में बन जाए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा और दूर बन जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगी। ये बात तो तय है ना। ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज किया तो इमेज का भी एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो, फॉर दिस रे, इस वाली रे के लिए अगर मैं देखूं तो ये
जो ऑप्टिकल सेंटर है, ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OA डैश B डैश, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OA डैश B डैश। ये जो डिस्टेंस आई है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, तो इसको मॉड यू लिख सकता हूँ। और ये जो डिस्टेंस आई है, दिस इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, तो इसको मॉड वी लिख सकता हूँ। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज। क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय मॉड यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय मॉड, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना आ जाएगा? मॉड वी बाई मॉड यू। और इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट height of image upon height of object. This is equal to mod v, यानी image distance from the pole divided by mod u, यानी object distance from the pole। ध्यान दो, अगर इमेज और ज्यादा राइट में बनती तो और बड़ी बनती, उसका मैग्निफिकेशन और ज्यादा बनता। अगर इमेज और लेफ्ट में बनती तो और छोटी बनती, लेकिन वो बड़ी छोटी बनने से इस वाले इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेशो वही रहता है ना। मॉड वी के कम या ज्यादा होने से इस रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो यही आता, कितना? मॉड वी बाई मॉड यू। अच्छा, इस केस में ध्यान दो, अगर मैं ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एज पर दिस डायग्राम, है ना, इस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए तुम छोड़ दो, इसको डालो। एज पर दिस डायग्राम क्या है? u इज नेगेटिव एंड v इज पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रेज, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, राइट साइड में जा रही है, तो राइट साइड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या है? V पॉजिटिव होगा और U नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड इमेज अपने आप बन जाएगी हमेशा। तो उसी चीज को मैं मैग्निफिकेशन में अगर इनकॉर्पोरेट करना चाहूं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला को V बाई यू लिख देता हूं ना डायरेक्टली। V बाई यू लिखने से क्या होगा? ये जो बात हमने कही थी वो भी इस फॉर्मूला में ही एम्बेड हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। क्या? कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड्स पे हैं तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड पे होते तो इरेक्ट इमेज बन जाती, राइट। अगर ये दोनों ही लेफ्ट में हो जाते तो दोनों नेगेटिव हो जाता, और नेगेटिव नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाता, राइट। तो इस वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव साइन की जरूरत हमको नहीं पड़ रही है मैग्निफिकेशन को लिखने के लिए, उसको ये मॉड हट के मैग्निफिकेशन सीधे सीधे वी बाई यू ही आ जाता है। ध्यान दो, दिस इज फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मिरर के लिए फॉर्मूला माइनस वी बाई यू था, है ना, लेकिन यहाँ पर वी बाई यू ही रहे। यहाँ भी हम बोल सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इन्वर्टेड बने। अगर ऐसा होगा जैसा अपन ने डायग्राम में शो किया है तो इस इमेज को रियल इमेज ही कहेंगे, क्योंकि जहां पर इमेज बन रही है वहां पर वास्तव में रेज प्रेजेंट है, रेज आर फिजिकली प्रेजेंट एट दैट पॉइंट, तो इसको क्या कहेंगे? रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज विल बी इन्वर्टेड। कुछ पॉइंट अपन लिख सकते हैं यहाँ पर। रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड।
virtual image of real object will be erect. ठीक है, देखो क्योंकि मैग्निफिकेशन v बाई u होता है तो हम बोल सकते हैं if v and u have same signs, that is both lie on the same side of the lens, then the image will be erect. Erect से मतलब क्या है? That is object and image will lie on same side of optical axis. If object is below optical axis, image will also be below the optical axis. Yes, yes, yes. Erect और inverted. Erect image का मतलब क्या है? The orientation of image is same as that of the object. Object principal axis के ऊपर है तो image भी ऊपर, object नीचे है तो image भी नीचे, उसी को उसको erect image ही बोलेंगे. Object and image lying on the same side of the optical axis. और उसी तरह से हम बोल सकते हैं if v and u have opposite signs, that is they lie on different sides of a lens, then image will be inverted with respect to the object. That is, object and image will lie on opposite sides of optical axis. ये बात समझ में आती है भाई सबको? Is it clear to everybody? ओके बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या बोला था लेक्चर के बीच में? बेटे बस मैंने इतने से ही बात कहा था, किसी बच्चे ने सवाल पूछा था कि ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी सेम होते हैं क्या? तो ये सेम नहीं होते. डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट? ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? वो उसका रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन किससे होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होता है. अगर मीडियम में लाइट की स्पीड कम है तो हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर मीडियम, और स्पीड कम कब होगी? जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, राइट? तो एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मींस a medium whose refractive index is high, a medium in which speed of light is less.
बेटे मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है ना, जिससे कि अपन ये बात बोल पाए कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट। बट हाँ, ऐसा जरूर बोल सकते हैं दे आर रिलेटेड। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डेंसिटी आर नॉट रिलेटेड, नो नो नो। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डेंसिटी आर नॉट रिलेटेड। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक मीडियम क्या हो, वजन में हल्का हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम उसका कम हो, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है बेटे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी मीडियम का मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी नॉर्मल डेंसिटी तो कम हो लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड नॉर्मल डेंसिटी दे आर नॉट डायरेक्ट। ठीक है फिर, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और